हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमरीश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं। एवरीडे एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है Vimrees@14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शिक्षा सिटी। हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री को, जो कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है। हम इससे पहले आपको यहाँ पे 5 वीडियो दे चुके हैं, तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले आपको उन वीडियोस को देखना बहुत ज़रूरी है। आज हम यहाँ आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। इसको समझने के लिए हम इसको 3 काल में डिवाइड करते हैं: 1885 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1947। 1885 से 1905 के बीच में आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 1885 में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना बनती है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। ये एक ऐसी संस्था होती है जिसे A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में स्थापित किया जाता है। अब इस संस्था की स्थापना के पीछे का कारण क्या है? इस संस्था के पीछे स्थापना के पीछे का कारण ये है कि अंग्रेज चाहते थे कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भारतीय जनता और सरकार के बीच में संवाद या बातचीत न हो पाने के कारण हुई थी। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि कोई ऐसी संस्था का हम निर्माण करें जिससे जनता की बात हम तक पहुंचाई जा सके। और भारतीयों का इसमें स्वार्थ ये था कि वो चाहते थे कि कोई ऐसी संस्था बने जिससे कि पहले हमारी बात सुनी जाए, फिर हम अंग्रेजों के ऊपर धीरे धीरे अपना अधिकार कम कर अंग्रेज जो हम पे अपना अधिकार किए हैं वो हम धीरे धीरे कम कर सकें और अपने आप को आज़ाद कर सकें। इस मोटिव के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी कि संवाद स्थापित हो पाए भारतीय जनता और सरकार के बीच में। A.O. ह्यूम की बायोग्राफी को विलियम वुडेनबर्ग नामक एक राइटर ने लिखा है, जिसमें उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व बताया है कि वो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा जनता और सरकार के बीच में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है बॉम्बे, महाराष्ट्र में, और इसके पहले अध्यक्ष होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी और इसके प्रथम महासचिव होते हैं A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अगर पूछे जाएंगे तो A.O. ह्यूम हो जाएंगे, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे ब्रिटिश के, और फादर ऑफ कांग्रेस भी इन्हीं को बोला जाएगा। इनकी मृत्यु के बाद इनको एक इज्जत देने के लिए इनको फादर ऑफ कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। फर्स्ट मीटिंग कांग्रेस की कहाँ हुई थी? गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में। ये आजकल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी कांग्रेस की, तो ये गोकुलदास संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुई थी। अब कांग्रेस जब बनती है तो शुरू में कुछ नेता आते हैं। अब वो नेता जब कोई संस्था बनी और कुछ अगर उसमें नेता हैं उनको शामिल किया गया है कुछ लोगों को, तो वो सीधे ही जाते ही अपनी सरकार के ऊपर अपने डिमांड तो रखने नहीं लगेंगे। वो अपनी बात आराम से सरकार से संवैधानिक तरीके से करते थे और अपनी मांग भी संवैधानिक तरीके से रखते थे और कोई भी गैर कानूनी मांग नहीं रखते थे। और शुरुआती दौर में इनका वर्चस्व था। इनको नरमपंथी के नाम से जाना गया। अब सरकार से ये बहुत विनम्र तरीके से बात करते थे, इसलिए सरकार पर दबाव बनाने में असफल रहते थे। कुछ दिन बाद, और ये स्वशासन की मांग करते थे। स्वशासन मतलब प्रशासन में भागीदारी की मांग करते थे। अर्थात इनकी ये मांग थी कि भारतीयों को नौकरी में शामिल किया जाए, और जिसमें इन्होंने शामिल किया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज, उस टाइम जो ICS का पेपर होता था उसमें इंडियन की एज को बढ़ाया जाए ताकि इंडियंस को और ज़्यादा अटेम्प्ट करने का मौका मिले एग्जाम में और वो ICS बन पाए, जिससे कि वो लोग नौकरी में शामिल होकर के प्रशासन में भागीदारी पा सके। वहीं कुछ दिन बाद जब होता है नरमपंथी दल शुरुआत में इनको बोलते हैं, फिर कुछ दिन बाद होता है तो उसी कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे उभर करके आते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी बात को सुने सरकार, और उन्होंने स्वराज की मांग की। स्वराज से मतलब हो जाता है कानून बनाने की में भागीदारी की से। स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्वराज का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब नरमपंथी जो होते हैं
और गरमपंथी, इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि विचारों का बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। अब हम इनके इम्पॉर्टेंट कुछ, इनमें जो सदस्य होते हैं नरमपंथी और गरमपंथी विचारधारा के, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नरमपंथियों की जब नाम आता है इसमें सबसे पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी की, अब जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए ये लोग पत्रिका या तो फिर न्यूज़पेपर या तो फिर किताब का सहारा लेते थे, जो ये लिखते थे। तो दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इसमें दो शब्द आप देख रहे हैं, एक तो पावर्टी देख रहे हैं, दूसरा अन ब्रिटिश रूल देख रहे हैं। अन ब्रिटिश रूल से क्या मतलब है? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब अपना शासन ब्रिटेन में चलाती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। वो लोगों की मांगों को सुनती है, उनको राइट्स देती है, प्रेस को फ्रीडम देती है, प्रेस को अधिकार देती है कि वो सरकार के खिलाफ लिख सके। लेकिन जब वही ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करती है तो वो सिर्फ इसका उल्टा करती है। वो लोगों से उनके राइट्स, अधिकार छीन लेती है, प्रेस को फ्रीडम नहीं देती है, मीडिया को स्वतंत्रता नहीं रहती है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए। सिर्फ और सिर्फ वो क्या कर रही थी, यहाँ के जो संसाधन है उनको ले जा करके अपने देश ले जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि उससे गरीबी बढ़ रही थी। अब पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, इन्होंने जो ये ब्रिटिश यहाँ से लेकर के अपने देश जाते थे उसको धन की निकासी बोलते। इसी बुक में उन्होंने धन की निकासी का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी को भारत के पितामह के नाम से जानते हैं। अब दूसरा नाम आता है गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले ने जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम था भारत सेवक समाज, जो कि उन्होंने 1904 में स्थापित किया। उनकी पत्रिका का नाम था सुधारक। 1905 में हर साल जो होती थी कांग्रेस, वो अपना एक अधिवेशन कराती थी, एक मीटिंग कराती थी। तो 1905 में सबसे पहली मीटिंग तो कौन सी होगी? 1885 में होगी, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुई होगी। अब 1905 में हर साल ऐसे ही एक मीटिंग होती थी, एक वो अधिवेशन होता था। उसी तरीके से 1905 में वाराणसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे और 1906 में उन्होंने स्वराज की बात की थी। फिर आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब ये अभी हम जो भी नेता आपको बता रहे हैं कि सिर्फ नरम पंथियों के बारे में बता रहे हैं। फिर आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनकी संस्था का नाम था भारतीय संघ। इन्होंने ICS-IU आंदोलन चलाया था। इन्होंने ICS-IU आंदोलन इसलिए चलाया क्योंकि भारतीयों की एज ICS एग्जाम में बढ़ाई जा सके, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करके ICS बन पाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि पहला ICS ऑफिसर कौन था? तो पहला ICS ऑफिसर सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने जो न्यूज़पेपर निकाली उसका नाम बंगाली था और पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग जो हुई थी इसमें ये अकेले ऐसे नेता थे जो भाग नहीं ले पाए थे। नरमपंथियों में एक नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी का, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के। पहले मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी रहते हैं, लेकिन पेपर में कभी कभी आपसे पहले ब्रिटिश अध्यक्ष के बारे में भी पूछ सकता है कांग्रेस के। तो पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। अब हम बात करेंगे गरमपंथियों के बारे में। गरमपंथियों में 3 नाम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल, बाल और पाल। लाल से मतलब है लाला लाजपत राय से, बाल से मतलब है बाल गंगाधर तिलक से और पाल से विपिन चंद्र पाल से। तो हम यहाँ पहले लाला लाजपत राय को डिस्कस करेंगे। इनकी पत्रिका का नाम था द इंडिपेंडेंट। फिर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर की जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था केसरी और मराठा। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा से था। बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र में पहले गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती मनाना बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के आने से, उन्होंने फिर से गणेश उत्सव और शिवाजी जयंती मनाना शुरू किया। इनका एक बहुत फेमस कोट आता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इंडिया अनरेस्ट के एक लेखक है वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का दाता कहा था। अब होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस 2 पार्ट्स में बढ़ गई थी, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी। गरमपंथियों ने नरमपंथियों पर यह आरोप लगाया कि वे दबाव की राजनीति करते हैं। वे दबाव की राजनीति नहीं करते हैं, वे निवेदन की राजनीति करते हैं। मतलब कि वो अंग्रेजों पर दबाव नहीं बना पाते, वे विनम्रता से बात करते हैं, जिससे कि सरकार उनकी बात सुनती नहीं है। और हमें क्या जरूरत है? हमें दबाव की राजनीति की जरूरत है। और दबाव की राजनीति बढ़ाने के लिए हमें बहिष्कार, धरना, हड़ताल और जुलूस जैसे काम करने होंगे, जिससे कि जनता की भागीदारी बढ़ेगी और सरकार हमारी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाएगी। लॉर्ड कर्जन उस टाइम एक गवर्नर जनरल था, आया था, वो गरमपंथियों की इस विचारधारा के बारे में समझ गया और वो क्या करेगा,
फूट डालो राज करो की एक नीति अपनाएगा और बंगाल का विभाजन करेगा। अब हम अगली वीडियो में अपने यहाँ पे आपसे सेकेंड फेज के बारे में डिस्कस करेंगे 1905 से 1920 में, जिसमें बंगाल विभाजन और भी हम बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।